हेलो एंड वेलकम टू द डासफुल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट के बारे में। 1 फरवरी 2023 को बजट आया है, तो उसका हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बजट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो वर्ड है कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जगह आर्टिकल 112 लिखा हुआ है। आर्टिकल 112 की जगह आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर साल जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला जाएगा, जिसको कि हम लोग बजट कहते हैं। आगे बात करें तो सबसे पहला बजट जो आया था 26 नवंबर 1947 को आया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शानुमकम चेट्टी के द्वारा। तो ये सबसे पहला बजट था। आगे बात करें तो 2021 में एक्वाथ कमेटी के द्वारा बोला गया कि रेल बजट अलग से होगा और जनरल बजट अलग होगा, तो दोनों को सेपरेट किया गया। ये तो था आज़ादी से पहले। उसके बाद जो है उस टाइम से रेल बजट अलग आता था, जनरल बजट अलग आता था, दो बजट आते थे। बट फिर रिकमेंडेशंस आया विवेक देवराय कमेटी के द्वारा 2016 में, और जो 2017 का बजट था वो फिर एक ही में था, जनरल बजट पेश किया गया। यानी कि रेल बजट और जनरल बजट को अलग अलग नहीं, एक ही साथ पेश कर दिया गया। मतलब जो एक ही बजट आएगा और उसमें सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस और एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स होगा उसको मेंशन किया जाने लगा। बजट की बात करें तो बजट में क्या क्या होता है। बजट में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड द कैपिटल। रेवेन्यू एंड द कैपिटल। रेवेन्यू मीन्स द जितने भी शॉर्ट टर्म के रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं, और जितने भी लॉन्ग टर्म के रिसीट्स या फिर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। अब रेवेन्यू के अंदर भी रिसीट्स आता है और फिर एक्सपेंडिचर आता है, और कैपिटल के अंदर भी रिसीट्स आता है और एक्सपेंडिचर आता है। अब रेवेन्यू नेचर के जो होते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो जाएंगे, और जो एक्सपेंडिचर कम समय शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। हम लोग बात करें रेवेन्यू रिसीट्स की, तो रिसीट्स में टैक्स आता है, नॉन टैक्स आता है, यानी कि वैसा इनकम जो कि टैक्स के थ्रू आ रहा है, और ऐसा कुछ जो होता है नॉन टैक्स के थ्रू आता है। तो टैक्स में आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भी जो आएगा इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एंड द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के वैसे आइटम जो कि टैक्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। और हम लोग नॉन टैक्स की बात करें तो वैसे रिसिप्ट्स जो कि नॉन टैक्स यानी कि टैक्स के अलावा कलेक्ट किए जाते हैं, वो भी रेवेन्यू नेचर के हो, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट किया जाता हो, तो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन टैक्स आइटम। जिसमें कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी गुड्स वगैरह सेल किया शॉर्ट टर्म में, उसमें जो भी पैसा आया तो वो नॉन टैक्स आइटम हो गया। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, कोई भी कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया हो शॉर्ट टर्म में, जो भी डिविडेंड आ रहा हो, जो भी इंटरेस्ट आ रहा हो, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह बन रहे हो गवर्नमेंट के लिए, तो वो हो गया डिविडेंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट भी होता है बहुत बार बहुत जगह इन्वेस्ट करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी डिविडेंड या प्रॉफिट आ रहा हो वो नॉन टैक्स नेचर का हो गया, तो वो एक सरकार के लिए क्या इनकम का एक स्रोत है। आगे बात करें तो इंटरेस्ट रिसीव, जो भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी तो सरकार के लिए एक इनकम का ही स्रोत है, तो वो भी एक नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया, वो भी रेवेन्यू नेचर का। यानी कि शॉर्ट टर्म में जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है, जनरली 1 मंथ वगैरह के लिए होता है, 3 मंथ्स, क्वार्टर, इस बेसिस पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो भी सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसीट हो गया। आगे बात करें तो ग्रांट्स रिसीव्ड,
बहुत बार क्या होता है कि सरकार को ग्रांट्स मिलते हैं या तो फॉरेन कंट्री से या तो वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो ग्रांट्स भी एक नॉन टैक्स रिसीट हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए मिली तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अभी हम लोग बात किए रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर भी टैक्स एंड नॉन टैक्स आता है। टैक्स में ये सब बात की, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में बात किए ये सारी चीज़। अब शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट नहीं आता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा ही शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं वो हो गए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, जो भी लोन्स हम लोग लेते हैं या तो आरबीआई से ले या तो किसी और से भी लें, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आएगा। ग्रांट्स गिवन, बहुत बार क्या होता है किसी और कंट्री को हम लोग ग्रांट भी देते हैं, तो वो एक कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर हुआ तो शॉर्ट टर्म में हुआ तो वो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और फिर सब्सिडीज़, इंडिया में क्या होता है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसको सब्सिडी दिया जाता है, जैसे कि पीडीएस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, या फिर गैस वैस उज्ज्वला स्कीम्स वगैरह के थ्रू, या फिर किसानों को माफ़ किया जाता है इंटरेस्ट वगैरह, लोन्स वगैरह। दीज आर द ऑल सब्सिडीज़, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स वाई दीज एक्सपेंसेस आर अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे हम लोग बात करें तो डिफेंस, कोई भी मशीन्स वगैरह परचेज करते हैं डिफेंस के लिए, कोई भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह परचेज करते हैं, कोई भी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स परचेज करते हैं किसी और कंट्री से शॉर्ट टर्म के लिए, और उसका पेमेंट या तो क्वार्टरली जो या फिर मंथली जाता हो या फिर ईएमआई के रूप में जाता हो, जो कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के रूप में आ सकता है। तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आ सकते हैं। आगे बात करें तो एक्सपेंडिचर्स में सैलरीज़ हो गया, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरीज़ दिया जाता है, तो हर मंथ दिया जाता है। पेंशन्स हो गया, पेंशन भी हर मंथ दिया जाता है। तो दीज आर द एक्सपेंडिचर जो कि शॉर्ट टर्म नेचर के हों, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। हम लोग देख लिए कि बजट का एक पार्ट रेवेन्यू नेचर का जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, हम लोग देखेंगे कैपिटल पार्ट, वैसा रिसीट या फिर वैसा एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो आ जाएगा कैपिटल रिसीट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत। कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट में भी डेट होता है और नॉन डेट होता है, यानी कि वैसा रिसीट जो कि लंबे पीरियड के लिए आ रहा हो सॉरी, और वैसा रिसीट जो कि लंबे पीरियड के लिए आ रहा हो या फिर वो डेब्ट के थ्रू भी आ सकता है और नॉन डेब्ट के थ्रू भी आ सकता है। अब डेब्ट की बात करें तो कर्ज के रूप में या तो इंटरनल आ सकता है फ्रॉम आरबीआई एटसेट्रा, और जो डेट होता है वो एक्सटर्नल भी आ सकता है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक या फिर इकोनॉमिक फोरम एटसेट्रा से। और जो कर्ज है वो एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। और नॉन डेट आइटम वैसे होते हैं जो कि कर्जा ना हो, हमेशा के लिए दे दिया, जैसे कि एक्सटर्नल नॉन डेट आइटम भी हो सकते हैं, ग्रांट्स वगैरह पूरा का पूरा सम लंबे पीरियड के लिए दिया जाए तो वो एक नॉन डेट आइटम हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक नॉन डेब्ट आइटम है, यानी कि कोई भी कंपनी है, सपोज दैट ओएनजीसी को अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या होगा, एक लार्ज सम ऑफ कैपिटल आएगा, तो उस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस से जो भी पैसा आते हैं वो एक रिसीप्ट होता है, वो फिर लंबे पीरियड के लिए यूज़ होता है, फिर लंबे पीरियड के लिए आता है, तो वो एक डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस में जो भी पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट के तहत आएगा।
आगे बात करें तो एक्सपेंडिचर्स की, लोन्स गिवन, बहुत सारे कंट्रीज़ को क्या होता है लोन्स देना पड़ता है कभी कभी। तो वो लोन जो होता है, मान लो 5 लाख करोड़ दिया गया, तो एक लंबे पीरियड के लिए दिया गया है 5 लाख करोड़, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल गुड्स एंड एसेट्स परचेज्ड, कैपिटल गुड्स या फिर कोई भी एसेट, बड़ा बड़ा मतलब एसेट खरीदा जा रहा हो, मशीनरीज वगैरह काफ़ी बड़ी बड़ी खरीदा जा रहा है जो कि लंबे पीरियड के लिए यूज़ होना है, तो कैपिटल गुड्स हो गए या फिर एसेट्स हो गए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब जब एसेट्स परचेज करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। आगे बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बार क्या होती है, सरकार भी लॉन्ग प्रोजेक्ट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, तो वो भी एक एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बजट के अंदर दोनों पार्ट आता है, रेवेन्यू एंड द कैपिटल, रेवेन्यू में रिसीट, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर, कैपिटल में रिसीट, कैपिटल में एक्सपेंडिचर, और ये सारे सब पार्ट्स आ गए। तो बजट इन ब्रीफ यही होता है। सॉरी, आगे हम लोग बात करें तो इस बार का जो बजट था उसमें रेवेन्यू रिसीट जो, पहले बात तो बजट होता है, एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट्स होता है, जो भी बजट निकाला जाता है वो क्या होता है, एस्टिमेट्स होता है। और एस्टिमेट जो होता है इस बार का फाइनेंशियल ईयर 2024 का एस्टिमेट किया गया है, बजट एस्टिमेट, बी यानी कि बजट एस्टिमेट। रेवेन्यू रिसीट्स 26.3 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीट होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 की, यानी कि रेवेन्यू रिसीट जो भी होगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी रिसीट्स आएंगे 26.3 लाख करोड़ के आएंगे। और जो कैपिटल रिसीट्स होगा, यहाँ पे हमने देखा कि जो रिसीट्स होगा, रेवेन्यू रिसीट्स जो होगा वो होगा 26.3 लाख करोड़, और जो कैपिटल रिसीट्स होगा वो होगा 13.7 लाख करोड़, सॉरी 18.7 लाख करोड़। कैपिटल रिसीट्स जो होगा वो 18.7 लाख करोड़ होगा, जो कि कैपिटल रिसीट इस पार्ट में जो आएगा वो 18.7 लाख करोड़, और इस पार्ट में जो आएगा वो 26.3 लाख करोड़। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें 26.3 लाख करोड़, ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख दें 18.7 लाख करोड़, 18.7 लाख करोड़। अब ये तो रिसिप्ट्स की बात हो गई। अब एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल का 35.0 एस्टिमेट किया गया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 एस्टिमेट किया गया है। दीज आर द एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर्स में 35 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 13.7 करोड़, 13.7 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बजट में रेवेन्यू रिसीट्स आ गया 26.3 प्लस द कैपिटल रिसीट्स 18.7, और हम लोग दोनों को ऐड करेंगे और दोनों एक्सपेंडिचर्स को ऐड करेंगे, और एक्सपेंडिचर्स में जो रिसीट्स माइनस करेंगे वो जो हमारा आएगा वो हमारा सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। अगर माइनस में फिगर आया तो वो डेफिसिट हो जाएगा, और अगर प्लस में फिगर आया तो सरप्लस हो जाएगा। तो अभी सिचुएशंस क्या चल रहे हैं, सिचुएशन ऐसा चल रहे हैं कि इंडिया के लिए हमें मतलब अभी कुछ सालों से डेफिसिट ही चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद एक्सपेंडिचर्स 39 प्लस 13.7, दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं 39 प्लस 13.7 तो 52.7 आया। 52
0.7, और अगर हम लोग 26.3 प्लस 18.7 को जोड़ते हैं तो 45 आया। 45 आया। अब 45 में माइनस करेंगे 52.7, 52.7 तो माइनस में फिगर आएगा ऑब्वियसली। और डेफिसिट का फॉर्मूला भी यही होता है, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट्स। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं 52.7 माइनस करेंगे 45 तो लगभग 7.7 तक आएगा। अब 7.7 एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे 7.7 तो एक्सपेंडिचर नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू यानी कि डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा हम लोग का 7.7। ये कुछ एस्टिमेट्स थे, बजट एस्टिमेट्स। हम लोग एक्चुअल की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो है 5.9 जीडीपी के परसेंटेज से लिया जाता है, तो 5.9% का हम लोग का जो है 2024 का एस्टिमेट किया गया है डेफिसिट चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन्स थे, कोरोना था, और जो है अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन का। ये सब जो कुछ कारण की वजह से हम लोग अभी डेफिसिट में जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी। 2021 7.3 था, धीरे धीरे कम जा रहा है। आगे बात करें तो हम लोग फिजिकल डेफिसिट 1920 में था 4.7%, 2021 में कोरोना आया, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया 9.2%, 2021-2022 में 6.7%, 2022-23 में 6.4%। ये डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, जो कि आया है 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को जो डाटा आया था इकोनॉमिक सर्वे का, उसका कहना है कि 2022-23 में जो फिजिकल डेफिसिट था वो 6.4% था, और अभी जो 2024 के लिए एस्टिमेट किया गया वो 5.9%। आगे हम लोग बात करें तो बजट में यानी कि कंट्री का कहाँ से वैसे इनकम्स आते हैं, रुपीज़ कम्स फ्रॉम, तो इनकम टैक्स वगैरह हो गया 15%, एक्साइज यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 17%। यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है 17% जीएसटी जो है इनकम टैक्स से 2% ज़्यादा जीएसटी में इनकम से आएगा, यानी कि रुपीज़ आएगा। कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को लगभग बराबर रखा गया है, और एक्साइज ड्यूटीज़ को 7% रखा गया है। आगे हम लोग बात करें तो कस्टम्स ड्यूटी से 4%, नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स हम लोग जैसे बात की सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और भी जितने भी इनकम से इंटरेस्ट वगैरह ग्रांट्स वगैरह, तो उस सब से जो है नॉन टैक्स रिसीट्स हो गया 6% से आएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स से हम लोग का 2% आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने से 2% ऑफ पैसा वहाँ से भी आएगा। और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ 34%, 34% का जो हमारा लाइबिलिटी होगा, यानी कि हम लोग लोन्स वगैरह लेके लाएंगे, तो ये हो गया 2024 का कहाँ से कहाँ पैसा आएगा। अब यहाँ है रुपीज़ गोज़ टू, कहाँ जाएगा, तो बजट में ये भी होता है कहाँ से पैसा आएगा। मान लीजिए ये बकेट है, ये बकेट है, तो बजट में क्या होता है कहाँ से पैसा लाओगे, और इस बकेट से कहाँ पैसा खर्च करोगे, तो दिस इज़ कॉल्ड बजट। बजट का ही होता है एस्टिमेट्स। तो हम लोग 2024 के लिए एस्टिमेट किए हैं, इंडिया एस्टिमेट किया है कहाँ पैसे जाएगा, रुपीज़ गोज़ टू। इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी बोरोइंग्स वगैरह लाएंगे तो उसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा, 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 9% जाएगा। सब्सिडीज़, गैस सब्सिडीज़ हो गया, फार्मर सब्सिडीज़ हो गया,
ये सब सारे सब्सिडीज़ में 7% जाएगा। डिफेंस में 8% का एक्सपेंडिचर होना है इस बार। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17% जाएगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट्स वगैरह देता है स्टेट्स को, तो वो सब में जो जाएगा 9% का जाएगा। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 18% को स्टेट्स को भी देना पड़ेगा जो भी टैक्सेस वगैरह रिसीव किए हैं। 8% का अदर एक्सपेंडिचर्स होगा और पेंशन 4% का हम लोग का एक्सपेंडिचर्स होगा। ये हम लोग देखिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, पैसा कहाँ जाएगा। और हम लोग बात करें कि एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़, कौन कौन से ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पैसे को एलोकेट किया गया है। जो भी फिगर्स होंगे वो लाख करोड़ में होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री को 2.7 लाख करोड़ का अलॉटमेंट किया गया, एलोकेशन दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.41 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.06 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.96 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को 1.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.6 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़। ये कुछ एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ का था। आगे हम लोग बात करें तो वैसे कौन कौन से ऐसे मेजर्स स्कीम्स है जहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो भी फिगर्स होंगे वो करोड़ में होंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये सब को डेवलप करने के लिए 2022-23 में जो था बहुत काफ़ी कम था, 100 था, बट इसको इंक्रीज़ करके 1250 करोड़ किया गया है। 60,000 से 70,000 किया गया है। जल जीवन मिशन के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल उसको बढ़ा के 5,943 करोड़ किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार भी लगभग 79,590 के करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर्स आएगा। फास्टर एडप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इस बार प्रमोट किया गया है। तो 2,908 से लेके 5,172 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है इसमें भी लगभग डबल किया गया है, 2,491 करोड़। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स थे जहाँ की एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ किया गया है। आगे हम लोग बात करें तो विज़न फॉर अमृतकाल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी जा सकती है क्योंकि बजट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ये वीडियो लंबी घिंच सकती है, तो इसके लिए सॉरी। चलिए आगे हम लोग बात करें तो विज़न फॉर द अमृतकाल, क्या क्या ऐसे विज़न है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सिटीजन्स विथ फोकस ऑन द यूथ, यानी कि इस बार का जो बजट था उसमें यूथ को फोकस किया गया है। जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ एंड द जॉब क्रिएशन। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए उसको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाने की बात हो रही है। आगे बात करें तो सप्तऋषि 7, यानी कि ऐसे प्रायोरिटीज़ सेट किए गए हैं अमृतकाल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो यूथ पावर, दीज आर द प्रायोरिटीज़ इस बार दिए गए हैं। यूथ पावर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गया, जो कि इन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी डेवलपमेंट होगा वो ग्रीन एनर्जी से होगा। अनलिशिंग द पोटेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि इस बार जो है काफ़ी अच्छा प्रायोरिटी सेट किए गए हैं। रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि हम लोग जो भी है गांव तक पहुंचेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबको साथ में लेके चलना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह होंगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगे, पोटेंशियल का अच्छा से यूज होगा, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी देखा जाएगा और जो यूथ है उसको प्रमोट किया जाएगा।
आगे बात करें तो सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब यही होता है सबका साथ सबका विकास। एग्रीकल्चर्स एंड कोऑपरेटिव्स में जो है बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वैसे बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे जो कि फार्मर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। वैसा ऐसा डिजिटल सेक्टर्स बनाया जाएगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, यानी कि ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप को बूस्ट देने के लिए। सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड, एक्सेलेरेटर फंड बनाया जाएगा एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड, जिसमें इनकरेज किया जाएगा इनोवेटिव स्टार्टअप्स को रूरल एरियाज़ में। टारगेटेड फंड्स 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर्स। तो ये टारगेट फंड दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो कि एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिशरी सेक्टर है, उनको टारगेट कर दिया गया है। उसके बाद जो है मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, 2023 को मिलेट ईयर का भी दर्जा दिया गया है FAO के द्वारा। और जो है इंडिया भी इसको प्रमोट कर रहा है कि हम लोग जो मिलेट्स को प्रमोट करें। तो इस बार जो है मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स, इंडिया को बात की जा रही कि ग्लोबल हब बनाने की। श्री अन्ना सपोर्ट टू बी गिवन टू द IIMR हैदराबाद फॉर द प्रमोटिंग रिसर्च, यानी कि जो भी रिसर्च वगैरह करेगा उसको सपोर्ट देने की बात की गई है। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स वगैरह को सुविधा हो। मोर क्रेडिट गोज़ टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और भी ज़्यादा क्रेडिट देने की बात की गई है। ये जो फिगर्स हैं लाख करोड़ में हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो है 186 लाख करोड़ दिया गया था क्रेडिट्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। और फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ किया था। सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आगे बात करें तो हेल्थ में जो है 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश्ड होंगे। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च, नए रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। जॉइंट प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज्ड विया ICMR लैब्स के द्वारा जो है जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च इनकरेज किया जाएगा। आगे बात करें तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन परसेंटेज ऑफ GDP, यानी कि जो भी परसेंटेज है GDP का कितना परसेंट जो है हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका एक डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2019 में और फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो हेल्थ की बात करें तो 1.4% ऑफ GDP जो है हेल्थ में एक्सपेंडिचर किया गया था, उससे बढ़ा के 2.1% किया गया हेल्थ में 2023 के अंदर, यानी 2023 में किया जाएगा। आगे बात करें तो जो है एजुकेशन में 2.8 था 19 में, उसको बढ़ा के 2.9 किया गया। इसमें मेजर नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही, बट हेल्थ में काफ़ी इंक्रीज किया गया है। एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात करें तो टीचर्स को रिवैम्प करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह देंगे। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा टीचर्स लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोला जाएगा चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स के लिए। स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल, यानी कि पंचायत एंड वार्ड लेवल्स में भी अब स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि फ़िज़िकल लाइब्रेरी का ओपन हो। तो ये एजुकेशन एंड स्किलिंग में थी। और आगे बात करें तो बिग टेंट दैट एकोमोडेट्स ऑल,
इस बार का जो बजट था उसमें जो है बोला गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स होगा। तो इसमें हम लोग बात करें तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउसेस, कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू अवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर द PM किसान योजना, इंश्योरेंस कवर ऑफ 44.6 करोड़ पर्सन अंडर द PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसके अंडर 44.6 करोड़ दिए जाएंगे आदमी को। उसके बाद जो है 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। उसके बाद 20 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस अंडर उज्ज्वला स्कीम्स, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जब कुछ डाटा है उसको अचीव किया गया है। आगे बात करें तो हम लोग ग्रोथ रिमेन्स रेजिलेंस, जो है ये रियल GDP है और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आगे हम रियल GDP बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिखाया गया है कि इसके आसपास जाएगा। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4 ईयर लो, यानी कि इस बार के बजट में ये भी दिखाया गया कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम है। यहाँ 20 में राइज़ क्यों गया था, क्योंकि कोरोना आया था, इसकी वजह से 20.9 तक पहुँचा था। बट जो है फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे घटते 7.2 तक आया अभी सितंबर 2022 तक। तो इसको बताया गया कि 4 साल का लो है, बट अभी भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है रियलिटी में। आगे बात करें तो लास्ट माइल पहुंचने तक जो है ऐसा क्या किया गया है। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, PVT यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, तो उनको डेवलपमेंट के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर द सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा कर्नाटका के लिए। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, मोर टीचर्स को रिक्रूट करने की बात की गई है। भारत श्री टू बी सेट अप फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एनिशियंट इंस्क्रिप्शन, जो भी एनिशियंट इंस्क्रिप्शन है उसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए भारत श्री का लॉन्च किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ होगा तो राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़, कंटिन्यूशन ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, इसका कंटिन्यूशन भी किया गया। आगे बात करें तो हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले दिया गया। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए गए इन टू इन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 and 3 cities via establishment of UIDF यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और PVT जो थे यहाँ पे PVT यानी कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये कुछ था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। आगे बात करें तो पोटेंशियल अनलिसिंग द पोटेंशियल में सप्तऋषि का जो अनलिसिंग द पोटेंशियल था उसमें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को लाने की बात की गई है, यानी कि जो मेजर्स ले जाएंगे और उसके कुछ आउटकम्स हो सकते हैं। मेक AI इन इंडिया, AI जो है उसको इंडिया में बनाना चाहिए। 3 स्पेशलाइज्ड AI सेंटर्स टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके लिए 3 AI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेट किए जाएंगे, जिससे आउटकम क्या होगा, AI बेस्ड सॉल्यूशन होगा एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ में।
नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे फ़ायदा होगा कि एक्सेस टू एनोनिमाइज्ड डाटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। और विवाद से विश्वास जो होगा उसको भी लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि एमएसएमई को रिलीफ मिलेगा। कोविड-19 पीरियड में जो भी अफेक्टेड हुए हैं उनको रिलीफ मिलेगा। विवाद से विश्वास 2 ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम। कुछ ऐसे स्कीम्स लाएंगे जिससे कि फास्टर सेटलमेंट होगा ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो ये सब कुछ लाए जाएंगे। और बात करें तो हम लोग ई कोर्ट्स फेज़ 3 ऑफ ई कोर्ट्स टू बी लॉन्च। फेज़ 3 लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जस्टिस में सबको न्याय मिलेगा। एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेटअप फॉर यूज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। एंटिटी डिजी लॉकर इंडिविजुअल के था, उसको अब एंटिटी डिजी लॉकर लॉन्च किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, जिससे कि सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग और शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। बिजनेस इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा। सेटिंग ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज। 100 लैब्स का सेटिंग किया जाएगा 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ग्रोथ करेगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। R&D ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स। डायमंड सेक्टर के लिए भी जो है R&D किया जाएगा, जिससे कि इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का प्रमोशन होगा। इसके लिए ये सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात हो रही है। ग्रीन ग्रोथ होगा। ग्रीन ग्रोथ कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। इससे क्या होगा कि इंसेंटिवाइज स्टेट्स यूटीज टू प्रमोट यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, यानी कि उतने सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने का पीएम प्रणाम के थ्रू किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर द EPA टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस। जो भी सस्टेनेबल एक्शंस होंगे उसको प्रमोट करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का लॉन्च किया जाएगा। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट किया जाएगा। मिस्टी टू बी टेकन अप फॉर द मैनग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। मिस्टी मैनग्रोव याद रखना है, मैनग्रोव के लिए जो भी डेवलपमेंट होगा, प्लांटेशन होगा, मिस्टी के तहत होगा। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स। अमृत धरोहर मिस्टी जो है मैनग्रोव्स के लिए, अमृत धरोहर जो है वेटलैंड्स के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो अदर इनिशिएटिव्स में जो है, अदर इनिशिएटिव्स की बात करने से पहले हम लोग 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा। टू बी इस्टेब्लिश अंडर द गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है इस बार। फॉर द प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा। वेस्ट टू वेल्थ यानी कि जो भी वेस्ट होगा उससे वेल्थ कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, तो अंडर द गोवर्धन स्कीम ये किया जाएगा। अब अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो सेटिंग अप ऑफ 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर। बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर्स खोले जाएंगे, जिससे कि फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग करने में आसानी होगी। प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिससे कि ई-व्हीकल्स वगैरह इंक्रीज करेंगे। प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी, कोस्टल शिपिंग को प्रमोट किया जाएगा एनर्जी के लिए। एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी कोस्टल शिपिंग यानी कि जो भी रिवर्स वगैरह उनका प्रमोट किया जाएगा। रिसेंटली अभी गंगा विलास का भी इनॉग्रेशन था। गंगा विलास भी इंडिया का जो है सबसे लंबा कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। आगे हम बात करें तो फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर द रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। वैसे फंड्स एलोकेट किए जाएंगे जो ओल्ड व्हीकल्स है उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। अमृत पीढ़ी यूथ पावर, यूथ को इस बार काफ़ी फोकस किया गया है। तो यूथ पावर के अंदर हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री KVY 4.0 विल बी लॉन्च्ड, जिससे कि
न्यू कोर्सेज, कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग्स एट्सेट्राज वगैरह का इंक्रीज़ होगा, यानी कि यूथ को ये सब चीज़ से काफ़ी फ़ायदा होगा। मेजर्स टू बूस्ट टूरिज़्म सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए 50 डेस्टिनेशंस सेलेक्ट किए गए हैं थ्रू चैलेंज मोड टू बी डेवलप एज ए कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, यानी कि टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाएगा। ऐसे 50 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट करके उसको डेवलप किया जाएगा। स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेट अप यूनिटी मॉल्स for the promotion and sale of ODOP, one district one product, GI and handicraft products, यानी कि स्टेट्स को प्रमोट किया जाएगा। यूनिटी मॉल्स खोलें वो जाके, और उस यूनिटी मॉल में आपका ODOP प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें GI प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये सब को भी प्रमोट किया जाएगा। गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। आगे हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का सेटिंग किया जाएगा, जो इनेबल करेगा एफिशिएंट लेंडिंग, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर का सेटअप किया जाएगा, जो कि फास्टर हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा। एंड द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट ये सारे डाटा प्रोसेसिंग सेंटर्स का सेटिंग किया जाएगा। आगे बात करें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स MSME को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट दिया जाएगा 2 लाख करोड़ तक का। कोलेटरल फ्री गारंटेड क्रेडिट 2 लाख करोड़ तक का दिया जाएगा, जिसमें कि MSME को काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे बात करें तो महिला सम्मान भारत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स 2 साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि डिपॉजिट फैसिलिटी दिया जाएगा 2 लाख तक का वुमेन के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र महिला सम्मान बचत पत्र, जिसमें कि 2 लाख तक का फैसिलिटी दिया जाएगा कि आप उसमें डिपॉजिट करें। बेनिफिट्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स, अब सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है कि इनहेंस मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को भी इंक्रीज़ किया गया है। अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज़ अंडर द गिफ्ट सिटी IFSC, क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी जो है ट्रेंड प्रोफेशनल्स को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, और जिसमें कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देखे जाएंगे। फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट दिए जाएंगे, टू बी स्पेंड ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023-2024, यानी कि 50 ईयर्स का लोन स्टेट्स को दिए जाएंगे, वो भी इंटरेस्ट फ्री। पार्ट ऑफ द लोन इज़ कंडीशनल ऑन स्टेट्स इंक्रीजिंग actual capital expenditure, and parts of the outlay will be linked to the states undertaking several reforms. Fiscal deficit 3.5% of the GSDP allowed for states, 0.5% to power sector reforms. 3% का तो ओरिजिनली अलाउड रहता है, बट 0.5% पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए भी फिजिकल डेफिसिट का स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करें तो टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट टू बी अलाउड 4.5% बाय 2025-26, यानी कि 2025 तक बिलो 4.5% जाने की बात की गई है। ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाएंगे जो कि फिजिकल कंसोलिडेशन है, यानी कि जो भी टारगेट है 2026 तक आते आते बिलो 4.5% पहुंचा जा सके। इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी इंडियन गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं, यानी कि 16 से 2024 तक 4 गुना बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो
एसेट क्वालिटी इन बैंक्स इम्प्रूविंग विद द लोअर एनपीएज। बताया जा रहा है कि हाँ एनपीएज वगैरह कम हो रहे हैं मार्च 2022 से लेके सितंबर 2022 तक, तो जो है इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू कवर 9 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। ये जो डाटा है फॉरेक्स रिजर्व का है, तो और जो भी है US बिलियन डॉलर में है, तो ये देखा गया ग्रोथ है लगभग सिमिलर चल रहा है फॉरेक्स रिजर्व। और जो होलसेल प्राइस कवरिंग टू रिटेल प्राइसेस WPI CPI जो है 2 to 6 रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू RBI, बट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी जाता है कभी ऊपर नीचे आ रहा है। और जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो हमेशा CPI से बढ़ा रहा है, अभी जो है लगभग यहाँ दोनों कोइंसाइड कर रहा है। आगे बात करें तो टैक्स प्रपोजल्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, क्या डिलीवर करने के लिए, हायर एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो अधिक मात्रा में हो। हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो वो ज़्यादा हो। मोर वैल्यू एडिशन टू द इकोनॉमी इन द इकोनॉमी। अगर हम लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग थोड़ा सिंपल रखेंगे तो जो हमारा वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी को भी प्रमोशन मिलेगा। चेंजेस टू कस्टम ड्यूटी ऑन, और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर द लायन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज़ के लिए कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट किया जाएगा जो कि ग्रीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। मोबाइल कैमरा लेंस का भी इंपोर्ट होगा जिससे कि वैल्यू एडिशन होगा। डीनोटेड इथाइल अल्कोहल का भी होगा जिससे कि केमिकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटीज़ में अगर ये सब किया जाएगा तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे। प्रोड्यूसिंग स्ट्रीम फीड, मोर मरीन एक्सपोर्ट्स। आगे बात करें तो सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा डायमंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर। कॉन्टिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर द कॉपर स्क्रैप्स के लिए जो है कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया जाए जिससे कि रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल होगा MSME के लिए। कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट अ पार विथ नेचुरल रबर, जो रबर है उसको कंपाउंडेड किया गया जिससे कि नेचुरल रबर को प्रमोट मिलेगा, जिससे कि जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको फ़ायदा हो। अब डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो है टू रेड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, प्रोमोट इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन। इस बार का जो बजट है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में जो है काफ़ी छूट दी गई है। 45% ऑफ द रिटर्न्स जो टैक्स पेयर करते हैं वो 24 आवर्स के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं। प्रोसेसिंग पीरियड जो है 93 डेज से 16 डेज किया गया है 8 साल के भीतर। प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स दिस ईयर, 6.5 करोड़ रिटर्न से भी ज़्यादा इस साल का रिटर्न फाइल किया गया, प्रोसेस किया गया है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स इस बार का जो स्लैब रेट्स है वो कुछ इस प्रकार है। 0 से 3 लाख तक जो भी यहाँ पे डाटा है रुपीज़ इन लाख है, तो 0.3 लाख तक जो कोई भी टैक्स रेट्स नहीं है, कोई भी रेट इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होगा, इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उसमें भी 3 to 6 लाख तक है, उसमें 5% का क्राइटेरिया रखा गया है। 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख, यानी कि ये जो डाटा को डिवाइड किया गया वो 3 लाख में डिवाइड किया गया है।
3 टू 6, 9, 12, 15 और 15 से आगे जो भी जाएगा वो 30% जाएगा। तो वैसा याद रखना है। 0 से 3 कुछ नहीं होता, उसके बाद 5% का इंक्रीज़ देखा गया है। इधर 3 मल्टीप्लिकेशन है और इधर 5% का इंक्रीज़ है, 5, 10, 15, 20, बट 20 तक यहाँ है। 20 के बाद डायरेक्ट यहाँ जो है 30% हो गया है, यानी कि 15% है। 15 लाख तक अगर कोई जाएगा तो 5% तक इंक्रीज़ करेगा, और 15 लाख से अगर ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट 20% से 30% चल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है पर्सनल इनकम टैक्स के लिए। और जो रिबेट है, इनकम लिमिट फॉर द रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज़ किया गया। पहले जो होता था, अगर 5 लाख तक किसी का इनकम है, 5 लाख तक किसी का इनकम है तो उसको रिबेट मिलता था, और 5 लाख तक का इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। उस स्लैब को इंक्रीज़ करके 5 से 7 किया गया है, यानी कि अब 7 लाख तक किसी का इनकम है तो उसको रिबेट मिलेगा। तो इसमें एक गुड अपॉर्चुनिटी है, जो भी मिडिल इनकम ग्रुप है जिनका भी इनकम 7 लाख तक है उनको रिबेट मिलेगा, और अगर 7 लाख तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा न्यू टैक्स स्लैब रेट के अंदर आया है। इसमें हम लोग बात करें तो हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन द इनकम अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू 25%। सरचार्ज रेट को भी रिड्यूस किया गया है। एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन टू न्यू टैक्स रिजाइम फॉर द सैलरीड क्लास, जो कि रिबेट वगैरह का सिस्टम था। टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 25 लाख ऑन लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो यहाँ भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। अब हम लोग बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसा कैसा टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। सबसे पहले एमएसएमई की बात करें तो लिमिट्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड प्रोफेशनल्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 95% ऑफ द रिसीव्स टू बी नॉन कैश। अगर नॉन कैश रहा तो उन लोग को जो है बेनिफिट्स मिलेगा। डिडक्शन वगैरह होंगे, पेमेंट्स अगर एमएसएमई को मिल जाएगा तो उसमें डिडक्शंस वगैरह भी अलाउ किए गए हैं। कॉरपोरेटिव्स के अंदर जो है 15% एक्सटेंडिंग 15% कॉरपोरेट टैक्स बेनिफिट्स टू द न्यू कॉपरेटिव्स जो भी कमेंसिंग करेंगे मैन्युफैक्चर टिल 31 मार्च 2024, तो उसको एक्सटेंड किया गया है। हायर लिमिट ऑफ ₹2 लाख पर मेंबर फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स इन कैश by PAX and PCAR DBS. Higher limit of 3 crore for the TDS on cash withdrawal. Tax deducted at source, TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको लिमिट किया गया है। हायर लिमिट जो है 3 करोड़ था। स्टार्टअप्स की बात करें तो इसको भी एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 ईयर, 1 साल का और एक्सटेंशन मिला है, जिससे कि इनकम टैक्स बेनिफिट्स होगा स्टार्टअप्स को। बेनिफिट्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं लॉसेस को। जो भी लॉसेस होंगे, बेनिफिट्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 10 ईयर्स। 7 से 10 साल तक का जो भी स्टार्टअप्स होगा वो जो है अपना लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे बात करें तो रैशनलाइजेशन किया गया है। इनकम ऑफ अथॉरिटीज़ बोर्ड्स एंड कमीशन सेटअप किए गए हैं। सेटअप बाय द स्टेट्यूट ऑफ द यूनियन और स्टेट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इन सर्टेन सेक्टर्स। इनकम टैक्स से सर्टेन सेक्टर्स को छूट मिली है, जो भी अथॉरिटीज़ बोर्ड कमीशन वगैरह हैं उसको। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट्स टू फंड्स रिलोकेटिंग टू IFSC गिफ्ट सिटी टिल 31 मार्च 2025, यानी कि उन लोग को भी एक्सटेंशन पीरियड दिया गया और टैक्स बेनिफिट्स दिया जाएगा जो भी फंड्स रिलोकेट करेगा गिफ्ट सिटी तो वहाँ से।
ये था हम लोग का बजट एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग बात करें बजट क्या होता है। बजट रेवेन्यू एंड कैपिटल में डिवाइड होता है। रेवेन्यू में भी रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर्स होता है। कैपिटल में भी रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स को क्या क्या मिले हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने बात किया। पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, कौन से मिनिस्ट्रीज़ को कितना पैसा मिले हैं, क्या क्या मेजर स्कीम्स है, उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, क्या विज़न था, सप्त ऋषिज़ क्या थे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर्स को क्या मिला, ग्रीन ग्रोथ में क्या है, काफ़ी कुछ हमने बात किया। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा बजट के बारे में। बजट क्या होता है, बजट का एनालिसिस क्या होता है, कितना पैसा कहाँ लगा हुआ है, क्या हो रहा है। बजट के बारे में पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट का वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्स्ट बजट क्या था, जनरल बजट एंड रेल बजट को कब क्या किया गया था, काफ़ी कुछ पता चला होगा इस वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।